नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज की क्लास में हम आप लोगों को बताने वाले हैं परामर्श का सैद्धांतिक आधार, और इसमें पहला जो उपागम या सिद्धांत है वो है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या उपागम है। इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं और ये आपका टॉपिक BA 6 सेमेस्टर पेपर सेकेंड जिसका नाम है काउंसलिंग साइकोलॉजी, उसके अंतर्गत यूनिट सेकेंड का क्लास है ये। इसके पहले क्लास में यूनिट फर्स्ट का हमने कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप चैनल में विजिट करके प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी की देरी से आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो देखिए, परामर्श का सैद्धांतिक आधार इसे कह लीजिए, या परामर्श का सैद्धांतिक उपागम कह लीजिए, या परामर्श का सिद्धांत कह लीजिए, ये सभी क्या है, एक हुआ। अगर परीक्षा में घुमा के देता है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। उसी तरह से इसे आप मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहिए या मनोविश्लेषणात्मक उपागम कहिए, एक ही बात हुआ। इंग्लिश में आपका टॉपिक है थियोरेटिकल बेसिस ऑफ काउंसलिंग, और इसमें साइको एनालिटिक थियरी आज की क्लास में हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, परामर्श का उपागम या परामर्श का सैद्धांतिक उपागम की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, एक परामर्शदाता जिन जिन टेक्निकों के माध्यम से एक परामर्श प्रार्थी की काउंसलिंग करता है, तो उसे ही हम कहते हैं परामर्श का सिद्धांत या परामर्श का उपागम। ये परामर्श का उपागम परामर्शदाता के लिए एक ऐसा जरिया है जिनके माध्यम से वो परामर्श प्रार्थी की समस्याओं को समझता है और साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के टेक्निक जो सिद्धांतों में बताए गए हैं उनके आधार पर उसकी क्या है, काउंसलिंग भी करता है। तो इसी कड़ी में आज पहला है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। इस संप्रत्यय से, इस शब्द से आप भली भांति परिचित होंगे अगर आप मनोविज्ञान के विद्यार्थी हैं। तो देखिए, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जो प्रतिपादक है वो सिगमंड फ्रायड है, और ये कहाँ इसका प्रतिपादन किया गया, वियना में। क्योंकि सिगमंड फ्रायड महोदय कहाँ के रहने वाले थे, वियना। तो दो बात क्लियर रखिए, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या उपागम का प्रतिपादक कौन है, सिगमंड फ्रायड, और ये कहाँ प्रतिपादित किया गया, वियना में। ठीक, अब आते हैं इस सिद्धांत या उपागम का कुछ मान्यता है, एजम्पशंस है, उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला मान्यता है कि व्यवहार समन्वित और अविभाज्य होता है। यानी कहने के इनका ये तात्पर्य है कि जो व्यवहार होता है वो सभी तरह के फैक्टरों को मिलाकर तब होता है। ठीक है, ये नहीं होता कि कोई एक फैक्टर उत्तरदायी होता है। जैसा कि फ्रायड महोदय ने कहा है कि कोई भी व्यवहार केवल ईद के कारण नहीं होता, केवल अहम के कारण नहीं होता, और केवल चेतन और अर्धचेतन के कारण नहीं होता, बल्कि जो व्यवहार होता है वो सभी व्यवहार क्या होता है, सभी व्यवहारों पर ईद जिसको ईड बोलते हैं, अहम जिसको ईगो बोलते हैं, पराहम जिसको सुपर ईगो बोलते हैं, चेतन जिसको कॉन्शियस बोलते हैं, अर्धचेतन जिसको हम सब कॉन्शियस बोलते हैं, और अचेतन जिसको अनकॉन्शियस बोलते हैं। इन सभी फैक्टर का प्रभाव व्यक्ति के व्यवहार पर अवश्य पड़ता है। तो सबसे पहला मान्यता ये है। दूसरा है, व्यवहार के महत्वपूर्ण निर्धारक अचेतन होते हैं। कहने की ये तात्पर्य यह है कि इनका कहना है कि कोई भी व्यक्ति जो व्यवहार करता है तो उस व्यवहार को निर्धारित करने में सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर जो होता है, इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, वो क्या होता है, व्यक्ति की अचेतन मन होता है। क्योंकि अचेतन मन में व्यक्ति की दमित इच्छाएं होती हैं, व्यक्ति की कामुक इच्छाएं होती हैं, तो वो तो दब के अचेतन मन में रहती हैं, लेकिन बार बार व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती हैं। ठीक है, देखिए, अचेतन जो मन होता है उसमें क्या है, व्यक्ति के जन्मजात निर्धारक होते हैं, और जन्मजात निर्धारक के अतिरिक्त व्यक्ति की दमित इच्छाएं, ऐसी इच्छाएं जो किसी कारणवश से पूर्ति नहीं हो पा रही है, तब वो चेतन मन से दबकर कहाँ, अचेतन मन में चला जाता है। और अनुभूतियाँ, जो भी अनुभूतियाँ निगेटिव हों, अनुभूतियाँ हों, अच्छी अनुभूतियाँ नहीं हैं, जिनको आदमी भूलना चाहता है, तो वो भी कहाँ चला जाता है, अचेतन मन में चला जाता है। और ये जो अचेतन मन होता है, इसमें जो भी इच्छाएं, प्रेरणाएं, भावनाएं होती हैं, वो बार बार चेतन मन में आना चाहती हैं और अपनी संतुष्टि करना चाहती हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित कौन करता है, अचेतन करता है, और ये कौन कह रहा है, सिगमंड फ्रायड महोदय कह रहे हैं। ठीक, क्लियर हुआ। तीसरा हम मान्यता देखते हैं,
समस्त व्यवहार का कारण लिबिडो होता है। ये कहते हैं कि व्यक्ति जो व्यवहार करता है उसका कारण लिबिडो होता है। अब प्रश्न आता है कि लिबिडो क्या होता है? तो लिबिडो एक अंतर्निहित ऊर्जा होता है जिसको फ्रायड ने यौन ऊर्जा कहा, सेक्सुअल एनर्जी कहा। यदि आप फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि इन्होंने मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं बताई। और मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं में इन्होंने 5 ऐसी अवस्थाएं बताई जिसमें हर अवस्था में एक सेक्सुअल एनर्जी क्षेत्र बताया। ठीक है, जैसे ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फिर फैलिक स्टेज, लेटेंसी स्टेज, जेनाइटल स्टेज। ठीक है, और हर एक अवस्था में इन्होंने एक कामुक क्षेत्र बताया व्यक्ति का। अगर वो किसी कारणवश से उस अवस्था में उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है तो आगे चलकर व्यक्ति का व्यवहार क्या है, वो कुसमायोजित हो जाता है और तब उसे क्या है, परामर्श की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो लिबिडो इन्होंने यूज किया फ्रायड महोदय ने अपने मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं में। लिबिडो का मतलब होता है कि सेक्सुअल एनर्जी। उनका कहना है कि जो आरंभिक अवस्था होती हैं बच्चों को, उसमें क्या है 5 अवस्थाएं होती हैं। हर अवस्था में क्या है, एक सेक्सुअल एनर्जी क्षेत्र। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपको हम बताएं, जो मुखावस्था होता है, मुखावस्था में इन्होंने बताया है कि जो लिबिडो होता है वो बच्चे के मुंह में होता है। बच्चे मुंह के माध्यम से चूसना, निगलना, काटना, दबाना, इसके माध्यम से व्यक्ति क्या है, वो सेक्सुअल फीलिंग करता है जी। ठीक है, लैंगिक सुख का आनंद करता है। तो अगर इसकी पूर्ति हो जाए तो बच्चा को आगे कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं उत्पन्न होगी। अगर नहीं हो पा रही है तो उसको अंदर क्या है, दिक्कत होगी। तो ये 3 मान्यताएं थी। अब जो समस्या हुई, समस्या की व्याख्या कैसे हम करेंगे, यानी कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार, फ्रायड के अनुसार ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनके कारण व्यक्ति के अंदर क्या है, समस्याएं उत्पन्न होती हैं और फिर क्या है, उनको काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले इन्होंने बताया कुंठा, फ्रस्ट्रेशन में इन्होंने बताया कि जो बच्चे का आरंभिक अवस्थाएं होती हैं वो क्या है, उसके विकास के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। अभी अभी हमने आपको बताया, इन्होंने बताया कि मनोलैंगिक विकास की जो अवस्थाएं हैं उसमें जो भी सेक्सुअल एनर्जी है, अगर किसी कारणवश से वो पूर्ति नहीं हो पाती है तो क्या होते हैं, बच्चे में कुंठित हो जाते हैं, कुंठा के शिकार हो जाते हैं। ठीक है, और उनके अंदर जो समस्याएं होती हैं, जैसे दूध छोड़ाने में दिक्कत होता है, मलमूत्र त्याग प्रशिक्षण से दिक्कत होता है। अब बालिकाओं में क्या है, शिश्न ईर्ष्या, यानी कि बालिकाओं में क्या होता है, फ्रायड महोदय कहते हैं कि बालिका जो होती हैं वो बालक के पेनिस को देखकर ईर्ष्या करती हैं। ठीक है, तो ये सब दिक्कतें, तमाम दिक्कतें आती हैं और ये दिक्कतें यही तक नहीं रहती हैं, आगे चलकर व्यक्ति के व्यवहार में परिलक्षित होती हैं, उसके व्यक्तित्व में परिलक्षित होती हैं और तमाम प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करती हैं। ठीक है, तो ये कुंठा हो गया। दूसरा है द्वंद्व, जिसको हम कन्फ्लिक्ट कहते हैं। जब 2 परस्पर विरोधी इच्छाएं एक ही साथ अपनी संतुष्टि पाना चाहती हैं, ठीक है, तो व्यक्ति के अंदर क्या है, अंतर्द्वंद या द्वंद्व की उत्पत्ति हो जाती है। फ्रायड महोदय यहाँ कहते हैं कि जब इड, ईगो, सुपर ईगो एक ही साथ अपनी इच्छाएं पूर्ति करना चाहते हैं तो उनके बीच द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जैसा कि इड, आपको जानते हैं, इड कहता है कि खाओ पियो मस्त रहो, मतलब मुझे हमें किसी बात की जरूरत नहीं, किसी तरह से हमारे चाहे जो भी हो जाए हमारी आवश्यकता पूरी होना चाहिए। ठीक है, ईगो क्या है, वास्तविकता के सिद्धांत पर आधारित होता है। ये देखता है कि नहीं क्या सही है, क्या गलत है, क्या वास्तविक अवास्तविक है। और जो सुपर ईगो होता है वो नैतिकता के आधार पर बात करता है। तो इन तीनों के बीच जब क्या है, परस्पर विरोधी इच्छाएं होती हैं और तीनों एक साथ अपनी संतुष्टि चाहती हैं तो उसमें व्यक्ति के अंदर अंतर्द्वंद हो जाता है और व्यक्ति का व्यवहार कुसमायोजित हो जाता है और तब उसे परामर्श की जरूरत पड़ती है। तीसरा है चिंता, जिसको हम एंजाइटी कहते हैं। अब व्यक्ति के अंदर चिंताएं कैसे उत्पन्न होती हैं? देखिए, व्यक्ति के अंदर चिंता कई प्रकार से भी हो सकती है। एक बच्चा पढ़ने वाला है, उसका एग्जाम आ रहा है तो उससे संबंधित उसको चिंता हो जाती है। कोई एक बच्चा है वो अपने जीवन में सफल नहीं हो पा रहा है तो सफलता के लिए उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। और जो अमान्य इच्छाएं होती हैं, जैसे प्रेम, घृणा के अनेक रूप एवं आक्रामक प्रवृत्तियाँ,
यह क्या होती हैं, अवदमित होकर अचेतन मन में चली जाती हैं। अमान्य इच्छाएं किसे कहते हैं, ऐसी इच्छाएं जो समाज के रीति रिवाज, परंपरा, मानक मूल्य द्वारा स्वीकृत नहीं होती हैं, वो व्यक्ति उनकी संतुष्टि नहीं कर पाता है, तो वो क्या होता है, वो दब कर कहाँ चले जाता है, व्यक्ति के अचेतन मन में। और अचेतन मन में जब जाता है तो क्या होता है, व्यक्ति के अंदर चिंता उत्पन्न हो जाती है। चिंता उत्पन्न होते ही व्यक्ति का व्यवहार को समायोजित हो जाता है। ठीक, चिंता इतना विकराल रूप ले लेता है कि व्यक्ति के चेतना को भी शून्य कर देता है। तो व्यक्ति के अंदर जब चिंता व्याप्त हो जाती है तो उसे क्या है, परामर्श की जरूरत पड़ती है। देखिए, चिंता कई प्रकार के हो सकते हैं। एक होता है वास्तविक चिंता। वास्तविक चिंता मतलब जो आकस्मिक घटनाएं या आपदाएं होती है उनसे व्यक्ति के अंदर चिंता, जैसे भूकंप, बाढ़, और उसके बाद कोई और इस प्रकार की चिंता होती है तो उसे वास्तविक चिंता बोलते हैं। और एक चिंता होती है कि मतलब कोई चीज़ में सफल होने या असफल होने, इसकी चिंता व्यक्ति के अंदर व्याप्त हो जाए। किसी प्रकार की चिंता हो, व्यक्ति को क्या है, वो समस्याओं की ओर उन्मुख कर देता है और व्यक्ति का व्यवहार कुसमायोजित हो जाता है, जिसमें क्या है, परामर्शदाता का मदद लेकर वो अपने व्यवहार को सामान्य करता है। चौथा है अहम मनोरक्षा युक्तियाँ, जिसको ईगो डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। ये क्या होता है, जब द्वंद्व कुंठा व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो क्या है, उसको दूर करने के लिए अहम के द्वारा क्या होता है, दमन, प्रक्षेपण, प्रतिगमन और प्रतिक्रिया निर्माण इत्यादि का सहारा लेकर उसको क्या है, दूर किया जाता है। दमन क्या होता है, ऐसी इच्छाएं जो क्या है व्यक्ति उसकी पूर्ति नहीं कर पाता है, उसे क्या है वो दबा देता है, रिप्रेस कर देता है, वो क्या है चेतन मन में चल जाता है। दूसरा क्या है, प्रक्षेपण मतलब क्या है, व्यक्ति का जो अंदर जिन व्यवहार समस्या हो रहा है उसको क्या किसी और पे क्या है प्रक्षेपित कर देना। तो उसी तरह से व्यक्ति ईगो डिफेंस मैकेनिज्म यूज करके क्या करता है, अपने जो तनाव है, द्वंद्व है, कुंठा है, उसको दूर करता है। तब भी नहीं दूर हो पाता है तो व्यक्ति क्या है, परामर्शदाता के पास जाता है और परामर्शदाता ये वो अपने परामर्श प्रार्थी की समस्याओं को दूर करने के लिए कुछ क्या है टेक्निक लगाते हैं, कुछ विधि लगाते हैं जिनके माध्यम से दूर करते हैं। और ये मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार टेक्निक या तरीका होता है। तो पहला है मुक्त साहचर्य, जिसे हम फ्री एसोसिएशन बोलते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो एक परामर्श प्रार्थी जब परामर्शदाता के पास जाता है तो परामर्शदाता का पहला स्टेप ये होता है कि परामर्श प्रार्थी को एकदम रिलैक्स कर दें, एकदम क्या है उसके साथ अपना एक दोस्ताना माहौल बना ले, वो उसके साथ घुल मिल जाए। ठीक है, और घुल मिल जाने के बाद क्या है, वो मुक्त साहचर्य विधि लगाता है, जिसको फ्री एसोसिएशन, मतलब इसमें क्या है, वो जो क्लाइंट होता है उसको एकदम फ्री छोड़ देता है। फ्री मतलब उसको एकदम आराम से लेटा कर, एकदम आराम से सुलाकर उससे कहता है कि आपके मन में जो भी विचार आ रहे हैं, आप भावना आ रहे हैं, इच्छा आ रहे हैं, उससे आप बताते जाइए। वो क्या है बीच बीच में वो बताता जाता है। और क्या करता है, जो परामर्शदाता होता है वो बीच बीच में क्या है उसके साथ वो क्या है आत्मानुभूति की भावना भी दर्शाता है। वो कहता है कि हाँ सही है, आपका जो विचार भावना है मैं समझ रहा हूँ, आपको क्या है दिक्कत है, क्या परेशानी है, ठीक है। लेकिन इसमें परामर्शदाता को एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि जब वो क्या है परामर्श प्रार्थी अपने बातों को क्या है एक धारा प्रवाह के रूप में बताता जाता है, तो जब कुछ उसकी लैंगिक इच्छाएं, नैतिक इच्छाएं आती है तो वो रुक जाता है। तो इसमें क्या है परामर्शदाता क्या है उसको पुश करता है, उसको प्रेरणा देता है, मोटिवेशन देता है कि नहीं आप बताइए, एकदम हम समझ रहे हैं, आपकी समस्या का सब समाधान हो जाएगा। तो इसे हम मुक्त साहचर्य विधि कहते हैं। स्वप्न विश्लेषण क्या होता है, ड्रीम एनालिसिस क्या होता है। देखिए, स्वप्न को अचेतन तक जाने वाला राजपथ माना जाता है, क्योंकि कई इच्छाएं, प्रेरणाएं, भावनाएं क्या है व्यक्ति के स्वप्न में होती हैं, और यदि स्वप्नों का विश्लेषण अच्छे से परामर्शदाता कर दे तो उसकी जो भी समस्या है उसकी रूट तक, जड़ तक वो पहुंच जाएगा। तो इसमें वो क्या कहता है, जो परामर्श प्रार्थी होता है उसको क्या कहता है कि आप जैसा स्वप्न देख रहे हैं इधर बीच उन स्वप्नों के बारे में आप बताते जाइए, मैं क्या है उसको सुनता जाऊँगा। तो वो स्वप्नों को बताता है, और स्वप्नों को बताने के बाद वो क्या है परामर्शदाता ध्यानपूर्वक सुनता है और उनको नोट भी करता जाता है, और फिर बाद में वो विश्लेषण करता है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार बताया गया है कि यदि जो है व्यक्ति लंबी वस्तु को स्वप्न में देखता है तो इसका मतलब क्या है पुरुष जननांग का ये प्रतीक है और आक्रामकता का प्रतीक है। यदि गोल आकृतियां को देखता है तो ये मादा जननांग का प्रतीक है। यदि अंधकार
देख रहा है और गिर रहा है तो ये निराशा एवं कुंठा का प्रतीक है। यदि सुरंग में गिर रहा है तो ये क्या है, मादा जनना का प्रतीक है। तो इसके माध्यम से वो ड्रीम एनालिसिस कर कर उनकी समस्याओं का समाधान कर देता है। तीसरा है प्रतिरोध का विश्लेषण। देखिए पूर्व में स्पष्ट किया जा चुका है कि जब परामर्शदाता मुक्त साक्षर विधि या ड्रीम एनालिसिस के माध्यम से व्यक्ति के विचार, इच्छाओं, भावनाओं को उसके अचेतन मन से निकालता है तो व्यक्ति क्या होता है, वर्तमान की चीज़ें उसके चेतन मन में नहीं जा पाती, वो अवरोध उत्पन्न करती हैं, जिसी को हम कहा जाते हैं प्रतिरोध कहते हैं। तो इसके लिए परामर्शदाता का प्रतिरोध का समापन और उसके बाद बाद की जो स्थिति है उसका भी व्याख्या करना बहुत जरूरी हो जाता है। अंतरण की व्याख्या क्या होता है, जो भी रोगी की समस्याएं हैं, गुण है, भावना है, उसको अपने अंदर समाहित करना है, उससे इस तरह से जुड़ जाना कि उसकी समस्याएं हमारी समस्या है और समस्या को समझ कर क्या है व्याख्या करना। इसी को हम अंतरण की व्याख्या, जैसे फ्रायड महोदय ने एक लेडीज़ का वो क्या किया था, अंतरण के माध्यम से उसकी इलाज किया था, तो वो उससे इतना ज़्यादा उसमें घुल मिल गए थे, उसकी समस्याओं को इतना ज़्यादा अपने ऊपर वो हावी कर लिए थे कि क्या उससे उनको प्रेम हो गया था। ठीक है, तो परामर्शदाता के इस बात को ध्यान कर देखना चाहिए कि जब वो क्या उसमें घुल मिल जाए तो इतना ज़्यादा घुल मिल न जाए कि उससे क्या है दिक्कत होने लगे। तो इस तरह से मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के माध्यम से कुछ ऐसे टेक्निक, कुछ ऐसे टूल बताएंगे जिनका यूज करके परामर्शदाता परामर्श प्रार्थी का समस्याओं का समाधान कर सकता है। तो आज के क्लास में हमने आपको बताया कि परामर्श का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या उपागम क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे परामर्श का संज्ञानात्मक या बोधात्मक सिद्धांत क्या होता है। तो आज क्लास यही तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।